अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आया है देन डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में रेड एंड पर्पल हार्ट सेंड करिएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये हमारा बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। पहले में हमने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया था, तो अभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा करेंगे। देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है और एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और सेपरेट अगर चाहो तो जैसे होता है ना एनसीईआरटी के, ये हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की लाइन से और इधर एक स्पेस होता है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट नोट लिख लो या फिर उसको हाईलाइट कर लो कहीं पर। बायो में इतना इनफ रहता है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चाहते हो तो एक चीज़ कर लो कि आप लोग जैसे पर्टिकुलर एक चैप्टर है और अगर वो चैप्टर रटने वाला है, मतलब बहुत सारे उसमें एग्जांपल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसको उन एग्जांपल्स को एक अलग पेपर पे लिख लो, ठीक है। बार बार उस पेपर को रिवाइज करो। ये एक चीज़ हो सकती है बायोलॉजी में, ऐसा नहीं है कि आप पूरी लाइन टू लाइन नोट्स बना रहे हो, वो एक टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। मैं आपको नोट्स की हेल्प से करवाऊंगी, जो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। वो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूजन रहता है, या फिर मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, या फिर होता है कि हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं, तो वो पार्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी इस लेक्चर के बाद एक PDF की फॉर्म में, वो आपको खुद से सोल्व करने हैं। और कोशिश करना कि इस लेक्चर के बाद में आप नीट की PYQ कर लो इस चैप्टर से रिलेटेड। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक तो कि आप लोग नीट का लेवल भी अब थोड़ा सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, आप फिजिक्स का भी ऐसा ही करो, केमिस्ट्री का भी ऐसा ही करो, ठीक है। और अभी जो भी ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे 20 या 30 मिनट का लेक्चर होगा, बहुत मुश्किल से बड़ा चैप्टर नहीं है, तो मैं मतलब कोशिश करूंगी कि आपको एक एक चीज़ टिप्स पे हो जाए जो कि इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जांपल्स हैं ट्रिक्स के थ्रू हम करेंगे, 1-2 ट्रिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेन देखो, हम सारा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं उसका मतलब नहीं होता, हम सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। RH विटेकर के मेन क्राइटेरिया क्या थे क्लासिफिकेशन के, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पता ही होगा सभी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने नीट दिया होगा तो भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन। पांचों के पांचों क्राइटेरिया आपको अच्छे से याद होने चाहिए। RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो बेसिकली उसके क्राइटेरिया किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था हर किंगडम को, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन। मेरे साथ में एक बार रिपीट करो प्लीज, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आपको रिपीट करना है तो मतलब करना है, ठीक है। क्या क्या मन में रिवाइज करो, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और चौथा कौन सा है, सॉरी पांचवा कौन सा है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मोनेरा पे आते हैं। मोनेरा में क्या है भैया, मोनेरा में रिजिड सेल वॉल होती है। अब ये रिजिड सेल वॉल होती है, ये किस चीज़ की बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। M फॉर मोनेरा, M फॉर म्यूरिन, ध्यान रखो, M फॉर मोनेरा, M फॉर म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन आप बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल सा। और इसमें हमारे हिस्टोन्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट थे ये, इसमें सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे के सारे, और उनमें क्या होता है आपका 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस पेज में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पॉइंट है जो कि आपको ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। हमने RH विटेकर के बारे में पढ़ा, मोनेरा के बारे में 2 बातें पढ़ी कि इसकी सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है, हिस्टोन एब्सेंट होते हैं। ये बात तो हमें पहले ही पता थी, ये तो 6-7 से पढ़ते आते हैं कि आपके प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पेज पे, आर्की बैक्टीरिया, उसके बारे में हम देखेंगे। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, मतलब कि नॉट सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो एक बार कानों में से गुजर जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ये ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, मोस्ट हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं आपको पता होगा कि डीप सीज में जो गहरे समुद्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इनकी 3 टाइप की वैरायटी होती है, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मिथेनोजन, ठीक है। इनको थर्मोएसिडोफाइल को क्या भी बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं, और इसको मिथेनोजन को क्या बोलते हैं, ये मार्शी एरिया में मिलते हैं, ठीक है, बोलते कुछ नहीं है, मिथेनोजन बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो ध्यान रखने की है, एनारोबिक होते हैं ये, यानी कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। एरोबिक होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और मिथेनोजन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एनारोबिक होते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि कौन सा एनारोबिक है कौन सा एरोबिक है। मेरे साथ बताओ, अच्छा मतलब नोट्स को मत देखना। थर्मोएसिडोफाइल क्या होते हैं, एरोबिक। मिथेनॉल क्या होते हैं, मिथेनॉल होते हैं एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, एनारोबिक होते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। यू बैक्टीरिया में बेसिकली सेल वॉल जो होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, सिंपल सा है, इतना कुछ मतलब हाई फाई नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन फटअप हो, फिर भी सेल वॉल सबकी डिस्कस हो रही है तो मैंने यहाँ पे इसको भी डाल दिया। सेल वॉल क्या होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। अब ये जो यू बैक्टीरिया है ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है इनका, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद से बनाएंगे, कीमोसिंथेटिक यानी समथिंग केमिकल से रिलेटेड होगा, तो मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, तो इनऑर्गेनिक वहाँ पे आ जाती है हमारी। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो भी हमारे होते हैं, नाइट्रेट वगैरह, इनके ऑक्सीडेशन से फूड लेते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं हमारे यू बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स में आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य डायटम एंड गोल्डन एल्गी।
डायटम्स एंड कॉटन एल्गी, इनको डेस्मिड्स बोला जाता है। तो डायटम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन बनते भी हैं, नीट में भी बनते हैं। तो डायटम्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। पहली एनसीईआरटी के लाइन इनकी यही है कि ये आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद इनका जो सेल वॉल होती है वो एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोप बॉक्स, ये नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे स्टार लगा रखे हैं, इसका मतलब ज़रूरी है। और यहाँ पे ये जो सिलिका होती है ना, इसकी सेल वॉल जो होती है सिलिका की बनी होती है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। डायटमेशियस अर्थ, ये डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। डायटमेशियस अर्थ की जो सॉइल होती है वो हमारी यूज़ की जाती है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, या फिर हमारे जो सिरप्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इनकी सेल वॉल बनी होती है सिलिका की, और डायटमेशियस अर्थ ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है। उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, हर तरीके के रंग के ये होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी पिगमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोमा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पिगमेंट पे डिपेंड करता है इनका कलर। उसके बाद इनकी सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स की इनकी सेल बनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं रेड डायना की। डायनोफ्लैजिलेट्स में फेमस चीज़ है यही है। रेड डायना क्या करता है, आपका रेड टाइड कोज करता है। रेड डायना का एग्जांपल पूछे तो गनाइक्लेक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा स्लाइम मॉल्स। स्लाइम मॉल्स में सिर्फ एक एनसीईआरटी का पॉइंट आता है जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं कि इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल होती है, ठीक है, वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है फाइसेरम एंड फाइसेरिला, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार ऊपर वापस पेज पे आते हैं, पहले पे रिवाइज करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। मैंने RH विटेकर की क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया बताए थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन। पांचों के पांचों याद हो गए होंगे, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन। आई होप आप लोग मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे। फिर मैंने बताया था कि मोनेरा में आपको सेल वॉल ध्यान रखनी है, म्यूरिन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन जिसको हम बोल सकते हैं म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके बाद इसमें हिस्टोन एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारा 70S टाइप का राइबोसोम होता है, क्योंकि मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट होते हैं, और प्रोकैरियोट के पास तो होता ही क्या है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर हमने देखा था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है ब्रांच चेन लिपिड की बनी होती है, ठीक है, ब्रांच चेन लिपिड की बनी होती है। ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजन 3 टाइप के होते हैं। हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि कौन ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकता है और कौन ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता। एनारोबिक कौन कौन से हैं, मिथेनोजन और हेलोफाइल्स, दोनों एनारोबिक हैं, दोनों ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। और थर्मोएसिडोफाइल जो है ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा, नहीं जिंदा रह सकता, ठीक है। फिर हमने देखा था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में भी सेल वॉल देखी थी पहले हमने, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिज्म, ठीक है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ग्राइसोफाइट्स के बारे में हमने देखा था, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, और यहाँ पे ये सेल वॉल जो है सिलिका की बनी होती है, डायटमेशियस अर्थ फॉर्म करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। तीनों पॉइंट आई होप यहाँ पे भी आपको ध्यान रह जाएंगे। आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डायटमेशियस अर्थ की जो सॉइल होती है उसे हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन और सिरप्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो रेड डायना हमने देखा, रेड डायना क्या कॉज करता है, रेड टाइड, ठीक है, एग्जाम्पल बताइए, गनाइक्लेक्स। उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, अलग अलग कलर्स के ये होते हैं। सेल वॉल होती है इनकी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट की, ठीक है। स्लाइम मॉल्स के बारे में हमने देखा था, इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू सेल वॉल होती है। फाइसेरम एंड फाइसेरेलिया यहाँ पे इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में। अमीबॉइड प्रोटोजोन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है सिलिका सेल ऑन द सरफेस। सिलिका सेल इनमें भी होती है, और किस में होती है, और होती है डायटम्स में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिलिका और कहाँ होती है, डायटम्स में होती है। अमीबॉइड प्रोटोजोन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया एक फॉल स्वीट है जो कि आपकी हेल्प करते हैं इसको मूव करने में और प्रे को कैप्चर करने में, ठीक है। आगे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल एंटामीबा और अमीबा। एंटामीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, अमीबा में नहीं होता। इस तरीके से ध्यान रख लो, अमीबा में ना, अमीबा छोटा है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ नहीं पाएगा। देखो स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग छोटी है, एंटामीबा की स्पेलिंग जो है बड़ी है, तो इससे ध्यान रख लो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो बड़ा है उसमें जगह ज़्यादा होगी तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, लेकिन अमीबा में नहीं होता क्योंकि वो छोटा होता है। ध्यान रखने के लिए बता रही हूँ बस, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में सिर्फ एग्जांपल ध्यान रख लिए, ट्राइपेनोसोमा ये आपकी स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, ये भी जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखो। आगे सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड में हमारा सिंपल सी बात है, सबसे फेमस, सबसे जिससे हम भली भांति परिचित होते हैं, परिचित, ठीक है, होते हैं, बहुत ज़्यादा हिंदी होगी ना, बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं, वो है हमारा, मतलब इसको हम
कितनी स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं ना, ये हमारी स्लीपर शेप का होता है। कौन है? पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, ग्यूलेट कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है, ग्यूलेट कैविटी। आगे बात करेंगे स्पोरोजोआ के बारे में। तो स्पोरोजोआ यहाँ पे हमारा प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। तो बेसिकली हमने आधा पार्ट कवर कर लिया है। अब बस फंजाई और वायरस, दो टॉपिक यहाँ पे हमारे रहते हैं और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे डरावना यहाँ पे होता है फंजाई वाला पार्ट, बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको यहीं पे सारी चीज़ें याद हो जाएं एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सबसे पहले ना बेसिक फीचर देखेंगे फंजाई के सारे, फिर उनके टाइप्स पे आएंगे। ठीक है, बेसिक फीचर देखेंगे पहले। यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल ध्यान रखना है, यीस्ट होता है। ये हमारा यीस्ट होता है, ये यूज़ होता है ब्रेड में और बियर को बनाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखो यीस्ट आपका यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मतलब नॉर्मली आ जाता है क्वेश्चन। और कई बार ऐसा होता है ना कि ईजी क्वेश्चन जो होते हैं ना वही हमारे गलत हो जाते हैं सिली मिस्टेक की वजह से। तो थोड़ा ध्यान रखो, यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट। वीट रस्ट कॉजिंग पक्शीनिया, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम देता है, ये तो सबको पता होगा, बस ये थोड़ा याद करो। वीट रस्ट कॉजिंग पक्शीनिया, वीट रस्ट कौन कॉज करता है? पक्शीनिया। ये एक दो पॉइंट यहाँ पे आपको प्लीज रटने होंगे, चाहे हो सके तो 5-6 बार इनको कॉपी में लिख लो, मतलब वीट रस्ट पक्शीनिया जैसे भी याद करना है इनको कर लो। ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत बार आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, तो याद रह जाता है। बस इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो पता होना चाहिए ये। ठीक है, आगे बात करते हैं हाइफा। हाइफा क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, कंफ्यूजिंग पार्ट है फंजाई का। हाइफा कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा ना लंबा सा सिलेंडर शेप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे हाइफा मिल जाएंगे, बहुत सारे हाइफा, नेटवर्क ऑफ हाइफा। इनको इस कंबाइनली स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया माइसीलियम। ठीक है, ये एक हाइफा है, बहुत सारे हाइफा इकट्ठे हो गए तो उसको क्या बोल दोगे? माइसीलियम बोल दोगे। और हाइफा है क्या? लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, सेल वॉल फंजाई की सेल वॉल जो होती है पॉलीसेकेराइड और काइटिन की बनी होती है। काइटिन का अगर हम देखें तो ये नाग हम इसको बोलते हैं, काइटिन को हम नाग बोलते हैं। अगर काइटिन कहीं नहीं लिखा हो, नाग लिखा हो तो समझ जाना कि ये नाग है। ठीक है, सांप वाला नाग नहीं है। NAG का मतलब है यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। आगे बात करते हैं फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स माइकोरिजा बनाते हैं, सबको पता होगा, बहुत कॉमन चीज़ है ये भी। जो रूट ऑफ हायर प्लांट है उनमें एग्जाम्पल आता है हमारा, जैसे कि पाइनस। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। फंजाई जो है वेरियस तरीके से रिप्रोडक्शन करती है। 3 तरीके मेनली हमारे होते हैं, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेजिटेटिव में भी बहुत तरीके हैं भाई, आप फ्रेगमेंटेशन करा सकते हो, फ्यूजन करा सकते हो, बडिंग करा सकते हो। ठीक है, सेक्सुअल की मैं बात करूँ तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिलोस्पोर। ए सेक्सुअल की कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में आप कंफ्यूज मत हो जाइए। कभी आपका जूस्पोर लिखा हो और आपके माइंड में सेक्सुअल चल रहा हो, जूस्पोर का मतलब है ए सेक्सुअल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिलोस्पोर सेक्सुअल है, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर आपका ए सेक्सुअल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये एक पार्ट ध्यान रख लो, बस एक, कि ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिलोस्पोर सेक्सुअल है, ये अपने आप ध्यान में रह जाएंगे। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिलोस्पोर क्या है? सेक्सुअल, और बाकी सारे क्या हैं? एसेक्सुअल। ये तो सबको ही पता है कि वेजिटेटिव है। ठीक है, एक डाइकैरियन फेज होता है फंजाई में। डाइकैरियन फेज क्या होता है कि एक सेल है और उस सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो 2 न्यूक्लियाई इन 1 सेल इज कॉल्ड डाइकैरियन फेज। N+N कंडीशन यहाँ पे हमारी होती है। ये किस में होता है? एस्को में होता है और बेसिलोमाइसेरीज में होता है, इन दोनों में होता है। ठीक है, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम डिफरेंट जो भी हमारी फंजाइज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा लास्ट पार्ट रहेगा वायरस वाला, उसको डिस्कस करेंगे और बस खत्म। इतना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, और ऐसे ही इतना मतलब होता है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल ज़्यादा हैं तो उनको भी हम देखेंगे अभी। फाइकोमाइसिटीज में आते हैं। फाइकोमाइसिटीज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि ये एसेप्टेट है और सिनोसिटिक, यहाँ पे इनका माइसीलियम होता है। माइसीलियम यहाँ पे कैसा होता है? एसेप्टेट और सिनोसिटिक। बाकी सब में जितनी भी मैं वैरायटी यहाँ पे बताऊंगी, मतलब टोटल 4 होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज। बाकी जो तीनों के तीनों है ना, इनमें क्या होंगे? सेप्टेट होंगे और ब्रांच होंगे। बस यहाँ पे ये एक अलग चीज़ है, इसको ध्यान रख लो। बाकी सब में सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। बस हमारा जो फाइको वाला पार्ट है ना, ये ए सेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। राइजोपस जो होता है ब्रेड मोल्ड इसको बोलते हैं। एल्ब्यूगो जो होता है मस्टर्ड के लिए पैरासिटिक होता है। ध्यान किस तरीके से रखोगे? अमर जो फाइकोमाइसिटीज है ना वो अमर है। ठीक है, ये वाला अमर जो होता है ना कि जो कभी ना मरे, वो वाला। ठीक है, AMR। ए से हमारा अल्ब्यूगो, M से हमारा एम्यूकर, R से हमारा राइजोपस। तो जो फाइकोमाइसिटीज हैं वो अमर है। फाइकोमाइसिटीज क्या है? अमर है। ठीक है, अब इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर आते हैं कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती हैं, और जो ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हुए जो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं वो एंडोजीनियसली होते हैं।
ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ध्यान रखना है। दो तरीके के स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं, जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जूस्पोर आपके मोटाइल होते हैं, चलते फिरते होते हैं, और ए प्लेनोस्पोर आपके नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि चल फिर नहीं सकते हैं। आगे बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अमर ध्यान रखना है, अमर का नाम बहुत ज़रूरी है, अमर, इससे क्वेश्चन आएंगे। एस्कोमाइसिटीज जो होती हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, कॉप्रोफिलस। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान रखनी है। कॉप्रोफिलस होते हैं ये ब्रांच और सेप्टेट, जैसे मैंने बताया था कि आपके सिर्फ फाइको को छोड़ के बाकी सारे ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। आगे बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एस्कोस्पोर से जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये स्पोर होते हैं ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये एंडो है, एक्सो है, ये ध्यान रखने हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया की हेल्प से होता है और एक्सोजीनियसली ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जांपल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। मोरेल एंड ट्रफल्स भी यहाँ पे आते हैं, ये जो दोनों हैं ये एडिबल होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कैसे ध्यान रखोगे, एस्कोकैन, एस्को किसी का नाम है, उसको बहुत डर लगता है हर एक चीज़ करने में, तो उसका फ्रेंड उसको चीयर अप करते हैं, एस्को यू कैन, ठीक है, एस्को यू कैन, एस्को यू कैन। तो सी से हमारा क्लेविसेप्स, ए से हमारा एस्परजिलस, एन से हमारा न्यूरोस्पोरा, एस्को से एस्कोमाइसिटीज, एस्को यू कैन, ठीक है, ध्यान रखो। आगे बात करते हैं इनके जो पर्टिकुलर, ये हमारे मैंने आपको नाम बताया एस्परजिलस वगैरह एग्जांपल जो मैंने कराए हैं, इनके पर्टिकुलर एक फंक्शन है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से हमने पढ़ी है, तो बताते हैं क्या क्या है। एस्परजिलस जो है ये प्रोड्यूस करता है अल्फा टॉक्सिन, जो कि हमारा कार्सिनोजेनिक है ह्यूमंस के लिए, यानी कि कैंसर कॉजिंग है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है LSD प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करेंगे जो क्लेविसेप्स की अदर वेराइटी है वो क्या करती हैं, एर्गोडोफ्राइबी कॉज करती हैं। न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसको बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके जेनेटिक वर्क में यूजफुल रहती है, काम आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज के बारे में, ब्रांच एंड सेप्टेट, जैसे कि मैंने बताया था। आगे बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्शुअल तो इसमें एब्सेंट होता है, वेजिटेटिव इसमें प्रेजेंट होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्शुअल जो होता है बेसिडोस्पोर। ऑब्वियसली बात है एस्कोमाइसिटीज है, अगर वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करेगी सेक्शुअली, लेकिन अगर बेसिडोमाइसिटीज है वही तो वो सेक्शुअली बेसिडोस्पोर प्रोड्यूस करेगी। सिंपल सा इनके नाम के ऊपर ही इनके नामकरण हो रखे हैं। ये ध्यान रखना है कि ये एक्सोजीनियसली हो रहा है या एंडोजीनियसली, बस वो आपको एक छोटा सा ध्यान में पॉइंट माइंड में होना चाहिए, ठीक है। आगे इनके एग्जांपल के ऊपर आते हैं। एगारिकस, स्टालिगो, पक्षिनिया, इनके 3 एग्जांपल हैं। ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स भी इसमें आते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एज सच आपको क्या ध्यान रखना है, 3 एग्जाम्पल, एगारिकस, स्टालिगो एंड पक्षिनिया, ठीक है, तीनों ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं डिटेरोमाइसिटीज के बारे में। इम्परफेक्ट फंजाई इसको बोला जाता है। यहाँ पे भी सेपरेट और ब्रांच, जैसे मैंने बताया था, सेक्सुअली ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ए सेक्सुअल आपका इसमें रिप्रोडक्शन होता है कॉनिडिया की हेल्प से, और अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कैट आप इसको ध्यान रखो, कैट से, ठीक है, डिटेरोमाइसिटीज को कैट से ध्यान रखो। मैंने बताया था फाइकोमाइसिटीज में आपका अमर। फिर हमने बात करी थी किसके बारे में, फाइकोमाइसिटीज के बारे, फाइको से हम आए थे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्को में हमने क्या पढ़ा था, एस्को यू कैन। उसके बाद हम डिटेरोमाइसिटीज में आए, जिसमें हमने देखा था अगैरिकस, स्टालिगो एंड पक्षिनिया। फिर हमारे डिटेरोमाइसिटीज आया, ये सॉरी बेसिडो थे, और डिटेरोमाइसिटीज में हमारा हमें कैट ध्यान रखना है, कैट, C फॉर कैट, ठीक है। कैट से C फॉर क्लेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, और A फॉर अल्टरनेरिया, और T से ट्राइकोडर्मा। आई होप याद हो रहे होंगे। लास्ट पार्ट आता है हमारा वायरस का। वायरस में हमारा बेसिकली 3 पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। नेम गिवन बाय, रिकॉग्नाइज बाय, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। नेम किसने दिया था, पास्चर ने। रिकॉग्नाइज किसने किया था, इवांस्की ने। और डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था, बेजोनिक ने, ठीक है। तीनों आपको ध्यान होने चाहिए। नेम किसने दिया था, पास्चर ने। रिकॉग्नाइज किसने किया था, इवांस्की ने। डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था, बेजोनिक ने, ठीक है। और यहाँ पे बेजोनिक के बारे में और भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने आपका जो है प्लांट वायरस डिस्को किया था, डिस्कवर किया था। डिस्को डांस वाला नहीं है, डिस्कवर्ड वाला है, ठीक है। उसके बाद टोबैको मोज़ेक वायरस इन्होंने ढूंढा था, खोजा था, डिस्कवर किया था। कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, किसने किया था, WM स्टैनले ने किया था। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, WM स्टैनले। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हो यार। एक बार के लिए इनको ना कॉपी पे लिखना, ठीक है, 5 बार 10 बार जितना भी बार हो सके क्रिस्टलाइजेशन डाल के, और फिर देखना कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। जब तक एक भी गलत हो रहा है ना, एक साइंटिस्ट का भी नाम, तो भी आपको उतनी बार उस सारे जो भी हमारी साइंटिस्ट के नाम की लिस्ट है ना, उनको दोबारा करना है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका जैसे पास्चर, इवांस्की, बेजोनिक है, इन सबको देखना कि इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। नाम लिखो इनके, स्टैनली,
वैजनिक, इवांस्की, पास्चर, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे कॉपी बंद करके, नोट्स बंद करके कि इसने क्या डिस्कवर किया था, इसने क्या क्रिस्टलाइज किया था, किसने क्रिस्टलाइज किया था, किसने क्या किया था, मतलब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आप क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस और फिर उसका नाम खुद लिख रहे हो, ये नहीं करना, आपको अपोजिट करना है। आपको साइंटिस्ट का नाम आप खुद लिखोगे और उसकी डिस्कवरी जो भी उसने एक्सपेरिमेंट करा है वो आप उसके सामने लिखोगे खुद से, ठीक है। फिर बात करते हैं हम वायरोइड के बारे में। डिस्कवर बाय टीओ डाइनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। इसके पास सिर्फ आपका आरएनए होता है, लेकिन वायरस के पास प्रोटीन कोड और आरएनए दोनों ही होते हैं। ये पोटैटो स्पिंडल फीवर डिजीज कॉज करता है। प्रियॉन्स के बारे में बात करें तो साइज इसका वायरस के सिमिलर ही होता है, और ये आपका 2 डिजीज कॉज करता है, मैड काउ डिजीज और जैकॉब डिजीज, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा पोर्शन है लाइकन। लाइकन 2 पार्ट से बना होता है, फंजाई और एल्गी। फंजाई का पार्ट बोला जाता है माइको, एल्गी का पार्ट बोला जाता है फाइको। फंजाई मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है हमारी एस्को, और जो एल्गी है वो इन्वॉल्व होती है क्लोरोफाइसी, ठीक है। ये हम जो है नेक्स्ट जो बायोलॉजी का लेक्चर आएगा, एल्गी वाला पार्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे। प्लांट किंगडम में बेसिकली आता है ना, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। लाइकन हमारा SO2 पोल्यूशन इंडिकेट करता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा SO2 पोल्यूशन है वहाँ पे ये लाइकन ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अभी मैंने सारा नोट्स जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का करवा दिया है। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट है ना तो प्लीज़ स्टार्टिंग से इसको दोबारा सुन लो, चाहे 2x की स्पीड पे सुनो, पर अभी सुन लो यार, 20 मिनट का लेक्चर है, 10 मिनट में सुन लोगे दोबारा। और उसके बाद नीट की PYQ ट्राई करना, क्यों कह रही हूँ मैं, ताकि कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी कल इसके, जो कि आपको सोल्व करने हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज के तो करने ही है, बट साथ में जो मैं कल प्रोवाइड करूंगी वो भी आपको करने हैं। तब तक आप नोट्स को करो और नीट के PYQ कर लो, क्योंकि नीट के PYQ करोगे तो एक अलग ही लेवल रहेगा। मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है ना, कि हाँ अब हम तैयारी कर रहे हैं, नीट के क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं। और ये मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, बायो के लिए नहीं बोल रही। मुझे पता है कि बायो तो बहुत आसान है, कि बायो तो मैंने जो पढ़ा दिया वो डायरेक्टली आपका आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके नीट के केमिस्ट्री और फिजिक्स के तो चेंज होंगे, तो वो भी एक बार ट्राई करके जरूर करना, मतलब करा करो ये चीज़ें, ठीक है। लेक्चर सुनते ही नीट के PYQ करो, ठीक है। लेक्चर सुना, नीट के PYQ किए, और फिर देखो कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मान लो टोटल 50 क्वेश्चन नीट के PYQ के तुम सोल्व कर रहे हो, उसमें से 35 तक बन रहे हैं फिजिक्स के, तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल नीट के जो एस्पेरेंट्स होते हैं उनके भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और मुझे बताओ कि ऐसे आपको मैं बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी में ये करेंगे कि बायोलॉजी में हम सिर्फ नोट्स डिस्कस करें, और आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी, और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस आपको कराए थे मैं वो कराऊं, या फिर आपको ऐसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छा लगा तो बताओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप जो बोलोगे मैं वहीं करवाऊंगी, ठीक है। हर एक बच्चा बताना यार नींद नहीं आई होगी, मुझे पता है नहीं आई होगी, है ना, बहुत खुद की तारीफ करती हूँ मैं। बाकी प्लीज़ पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़े से सेक्रीफाइसेस करो, और पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। मुझे पता है क्या सिचुएशन हो रही है, अभी पढ़ाई का मन भी नहीं करता होगा, ये नहीं, एग्जाम की डेट का नहीं पता, कुछ नहीं पता, और अंधों कौन पढ़ता है ना। लेकिन प्लीज़ पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे ना तो भगवान जी देखते हैं कि ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा मेहनत कर रहा है, तो वो उसका फल आपको डेफिनेटली देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली पढ़ते रहिए, खुद को धोखा मत दीजिए, और बताइएगा मेरे को कि कैसा लगा लेक्चर, और इसको बायोलॉजी को इसी तरीके से कंटिन्यू करें या फिर क्वेश्चन की हेल्प से करें, ठीक है। मुझे दोनों चीज़ें बताना। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है, और 11th फिजिक्स मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दी है माइंड मैप के थ्रू, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। 15 मिनट आपकी सीरीज़ चली थी वो, ठीक है। उसके टोटल 5 पार्ट हैं, एक पार्ट रहता है जो उसके बाद आपका आ जाएगा। उसके अलावा आप लोग जो बच्चे थोड़ा है कि पिन पॉइंटेड तैयारी करनी है, वो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ब्रीफ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस के लिए, हैंड नोट्स, माइंड मैप, NCERT हाईलाइट्स रहेंगे। अलोंग विद दिस आपको देखो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 45 क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी। एक चैप्टर के आपको 45 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, पहले आपको वो सोल्व करने हैं, देन आफ्टर उसके बाद आपको अवेलेबल होगी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़। इसमें एक चैप्टर के आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, एंड देन आपकी आएगी 1 PDF सीरीज़, मतलब एक चैप्टर की कंप्लीट एक PDF आएगी, लाइक बायो, बॉटनी और जूलॉजी। बायो की 2 PDF आएंगी, बॉटनी और जूलॉजी, और उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे अराउंड, उसमें होते होंगे आपके 250 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के हिसाब से, और 500 क्वेश्चन आपके होंगे बायो में, ठीक है, बॉटनी के अलग और जूलॉजी के अलग। उसके बाद आपको 200+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। ये आप सेपरेटली भी परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनके पास में हैंड नोट्स भी होते हैं और उन्होंने अच्छे से बेस भी बनाया होता है, उनके पास क्वेश्चन बैंक भी होता है, बट एक होता है एनालिसिस के लिए उनको पॉइंट चाहिए होता है, तो उस टाइम पे आप लोग टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो। जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों को हमारी 1 सब्जेक्ट सीरीज़ PDF है वो भी अवेलेबल होगी। तो डेफिनेटली ब्रीफ कॉन्टैक्ट के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। जो भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स और रिगार्डिंग एनी अदर प्रिपरेशन, तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।